आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं ये तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के 3rd चैप्टर जो है हिस्ट्री को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है ना वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका चौथा चैप्टर जो है भारत में राष्ट्रवाद इंपॉर्टेंट है। बहुत माइनर क्वेश्चंस इसमें से आता है, लगभग मान लीजिए आप तो 2-3 नंबर का क्वेश्चंस मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं आता एग्ज़ाम में, ठीक है ना। इसलिए हम इस चैप्टर को फुल डिटेल्स में नहीं, इसको एक तरह से समराइज करके चलेंगे, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, एक संक्षिप्त में पढ़ेंगे ताकि हमारा काम चल जाए, ठीक है ना। इसलिए जो ये 3rd चैप्टर है इंडो चाइना, इसमें ज़्यादा समय हम नहीं बिताएंगे। एक वीडियो ये बना रहे हैं, एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें टोटल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन हम लोगों को मेहनत करना है ना, वो आपको 4th चैप्टर में मेहनत करना है, उसमें एकदम बवाल मचाना है। क्योंकि भाई साहब आप ध्यान रखिए, आपका हिस्ट्री जो है उससे 20 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है और उसमें से लगभग आपका 20 मार्क्स में से 10 से 12 नंबर अकेले जो है ना वो आपको केवल 4th चैप्टर में से आ जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। अगर आपको 4 चैप्टर बहुत बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ना तो आप सोचिए कि दुगुना क्वेश्चन आता है, तो आप 15 नंबर 16 नंबर का केवल आप एक चैप्टर से बना सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम इसको एकदम प्रूफ करके बताएंगे कि आप केवल 4 चैप्टर पढ़ करके केवल हिस्ट्री में जो है ना आप आराम से 12 से 13 नंबर सही कर सकते हैं। 13 क्या 15 नंबर तक आप सही कर सकते हैं। जो 20 नंबर का एग्ज़ाम है उसमें से 15 नंबर तक आप सही कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपको अगर विश्वास नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। क्योंकि आप ध्यान में रखिए, एग्ज़ाम में जो है ना आपको ये नहीं देखा जा रहा है कि आप कितना गधा की तरह मेहनत कर रहे हैं, बात समझे कि नहीं। बस ये है कि आप कितना स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। हम आपको सिखाएंगे कि बहुत कम मेहनत करके भी आप SST में बहुत अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। तो चलिए सारी बातों को छोड़ते हैं और अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है ना। और मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहली बात यहाँ पर आप देखिए, जो हम शुरू कर रहे हैं वो हिंद चीन शुरू कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में इंडो चाइना कहते हैं। आखिर किसी भी क्षेत्र को किसी दूसरे क्षेत्र के नाम से क्यों जाना जाएगा? 2 बात आप ध्यान में रखिए। या तो उस क्षेत्र पर, बात समझे कि नहीं, जिस क्षेत्र के नाम से जाना जा रहा है उसका प्रभाव है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं इंडो चाइना, तो इसका मतलब इंडो चाइना का मतलब समझिए 3 क्षेत्र को हम कहते हैं सम्मिलित रूप से, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये तीनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, हिंद चीन कहते हैं। अच्छा, हिंद चीन क्यों कहते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये लाओस और जो कंबोडिया वाला क्षेत्र है ना, ये दोनों पर भारतीय परंपरा संस्कृति का बहुत प्रभाव रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो संस्कृति और परंपरा देखा जाता है वो भारत का देखा जाता है, इसलिए दोनों क्षेत्रों को हम हिंद कह सकते हैं। और चीन यानी वियतनाम में जो है ना भाई साहब, वो ज़्यादातर जो है वहाँ की परंपरा, वहाँ की सभ्यता, रहन सहन जो है वो चीन से मिलता जुलता है, इसलिए ये तीनों को हिंद चीन कहा जाता है, ठीक है ना। और इस पर जो है अधिकतम दिनों तक और अंत तक जो एक तरह से आप कहिए तो साम्राज्यवादी जो देश था फ्रांस, वो इस पर शासन किया, इसलिए हम कह सकते हैं हिंद चीन पर किसका शासन था, फ्रांस का। उसी तरह भारत पर किसका शासन था, ब्रिटेन का। बात समझे कि नहीं। तो आप जो है ना एक एक करके चीज़ों को समझते चलिएगा, मज़ा आएगा आपको। बस ध्यान लगा के देखिएगा चीज़ों को, ताकि जो है ये बहुत कन्फ्यूजन वाला थोड़ा सा क्या होता है चैप्टर है, लेकिन आप अच्छे से समझते चलिएगा तो बिल्कुल आपको यहाँ पर किसी भी तरह कोई भी समस्या नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कुछ चीज़ों को। करें कि लाओस, कंबोडिया एवं वियतनाम को संयुक्त रूप से हिंद चीन कहा जाता है। ये तो अभी जस्ट हम लोग समझ लिए, क्योंकि प्राचीन काल से ही लाओस, कंबोडिया में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का वर्चस्व रहा तथा वियतनाम में चीनी संस्कृति एवं सभ्यता का वर्चस्व था, इसीलिए इसको हिंद चीन भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को हिंद चीन क्यों कहा जाता है, तो आप बिल्कुल सही ढंग से बता सकते हैं कि लाओस, कंबोडिया एवं वियतनाम को संयुक्त रूप से हिंद चीन कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में लाओस और कंबोडिया में भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का वर्चस्व रहा। और अगर हम देखेंगे दूसरे तरह से तो वियतनाम में चीनी संस्कृति और सभ्यता का वर्चस्व रहा, ठीक है। अब आगे देखिए, हिंद चीन में फ्रांस का आधिपत्य था, अर्थात हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश का 5 प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र थे। यानी अगर कुल मिला के हम बात को समझे तो हिंद चीन में किसका आधिपत्य था, किसका शासन था, फ्रांस का शासन था, ठीक है ना। खूब ध्यान से समझते चलिएगा। अच्छा, कहेंगे कि हिंद चीन को कुल कितने भागों में, कितने राजनीतिक क्षेत्रों में बांटा गया था, तो 5। आप तो नाम सुन रहे हैं हिंद चीन में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, तो ध्यान सुनिए। लाओस और कंबोडिया तो सिंगल था, लेकिन वियतनाम 3 भाग में बांटा था। एक को ऊपरी जो वियतनाम था, बात समझे कि नहीं, उसको बोला जाता था अन्नाम, बात समझे, सॉरी तोंगकिन, ठीक है ना। फिर कोचिन चीन और अन्नाम, ठीक है ना। तो एक तरह से क्या होता था कि वियतनाम 3 भाग में बट गया, बात समझे कि नहीं, और लाओस और कंबोडिया एक एक हो गया था। टोटल 5 गो जो था इसका
कुल क्षेत्र बन गया था। ठीक है, अब समझिएगा कह रहा है क्या कि हिंद चीन का क्षेत्रफल कितना है, एग्जाम में एक बार पूछ दिया था हिंद चीन का क्षेत्रफल, तो 2.80 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये है। हिंद चीन के उत्तर में म्यांमार एवं चीन, दक्षिण में दक्षिण चीन सागर तथा थाईलैंड की खाड़ी, और पूरब में दक्षिण चीन सागर और पश्चिम में थाईलैंड था। ये इसका एक तरह से चौहद्दी हो गया। बात समझे कि नहीं, कि हिंद चीन के चारों तरफ कौन कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, इसको थोड़ा सा सही से आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये था इसका चौहद्दी। अभी तक एग्जाम में तो चौहद्दी के बारे में पूछा नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा भाई साहब, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब आगे समझिए। करें क्या, म्यांमार का जो वर्तमान राजधानी है वो न्यायपीडो है। ठीक है ना, इसका म्यांमार का जो वर्तमान राजधानी है न्यायपीडो है। पूर्व इसके पहले जो इसका राजधानी था यांगून था, उसी को रंगून कहा जाता था, जो वहाँ का सबसे बड़ा शहर है म्यांमार का। ठीक है ना। दूसरा, म्यांमार का पुराना नाम जो था वर्मा था। ठीक है ना, जो वर्मी जाति के लोगों के नाम पर पड़ा था। ये तो क्लियर हो गया। वर्मा यानी अभी के पीरियड में जो म्यांमार है उसका वर्तमान राजधानी न्यायपीडो है, उसका पुराना राजधानी यांगून है, उसी को रंगून कहा जाता था, जो म्यांमार का सबसे बड़ा शहर होता था। म्यांमार का पुराना जो नाम था उसको वर्मा था। ठीक है ना, वर्मा का नाम जो पड़ा था वो वर्मी जाति के लोग रहते थे। कहाँ पे, म्यांमार में। ठीक है ना, उन्हीं के नाम पर वर्मा पड़ा था। ठीक है ना, इतना तो क्लियर हो गया एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से। अब चीज़ों को समझते चलिएगा एकदम। देखिए अगला बात क्या करें, हिंद चीन की अर्थव्यवस्था कृषि एवं बागवानी पर आधारित थी। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो हिंद चीन की अर्थव्यवस्था कृषि पर थी। ठीक है ना। दूसरा, यहाँ सबसे प्रमुख फसल कौन था, चाय, रबड़ और कॉफ़ी, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा उत्पादन किया जाता था। यहीं पे सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था, तो आय का स्रोत जो होगा किसानों का क्या होगा, चाय, रबड़ और कॉफ़ी होगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपको मतलब अच्छा खासा पानी होता था। ठीक है ना, तो यहाँ पर धान का भी खेती अच्छा खासा होता था। ठीक है, अब आगे देखिए, चीज़ों को समझिए खूब गौर से। करा क्या, वियतनाम पर चीन के प्रभाव का इतिहास। वियतनाम पर जो है चीन का किस तरह का प्रभाव था, उसका कुछ इतिहास हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। सबसे पहले वियतनाम को तोंकिन एवं अनाम में चीनी का प्रभाव प्रबल था। यानी वियतनाम का जो तोंकिंग और अनाम ऊपर वाला जो क्षेत्र था ना, उत्तरी क्षेत्र, उस पर जो है चीन का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। ठीक है ना। हालांकि वियतनाम में चीन का प्रभाव हमेशा नहीं बना रहता था। जब भी चीन का शासक दुर्बल पड़ता था, उसका लाभ उठाकर वियतनाम स्वतंत्र रहता था। मतलब उठा पटक चलता था। वियतनाम में क्या होता था, जब चीन का शासक कभी दुर्बल पड़ता था, कोई ऐसा शासक बनता था जो थोड़ा कमज़ोर होता था, तो वियतनाम स्वतंत्र हो जाता था। फिर चीन में ऐसा शासक आता था जो मजबूत होता था, वो फिर से वियतनाम को कब्जा में कर लेता था। ठीक है ना। तो कभी कब्जा में आता था, कभी छूटता था, कभी आता था, कभी छूटता था। बात समझे कि नहीं, यही सब चल रहा था। ठीक है, ये बेसिकली उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है ना। हालांकि नोट्स इसलिए बनाया क्योंकि बाद में आपको हम जो है आपको क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे हम आपको शेयर कर देंगे, आप वहाँ से पूरे के बना सकते हैं नोट्स। ठीक है ना। ये मेन जो था एक बात आपको समझने वाली, हम ये एक पॉइंट बता दिए कि वियतनाम में चीन का प्रभाव था। कभी चीन के प्रभाव में दो तरह की चीज़ें होती थी। जब चीन का शासक मजबूत होता था तो वियतनाम स्वतंत्र गुलाम हो जाता था, और जब चीन का शासक कभी कमज़ोर, कोई शासक ऐसा बनता था जो कमज़ोर होता था, तो फिर से वियतनाम स्वतंत्र हो जाता था। देखिएगा, अगर बात करें हम तो वियतनाम में मंचू राजवंश का आधिपत्य अंत में देखा गया कि वियतनाम में मंचू राजवंश का आधिपत्य स्थापित हो गया था। ठीक है ना। कौन राजवंश का स्थापित था, तो मंचू राजवंश था। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि वियतनाम में निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिपत्य स्थापित था, तो मंचू राजवंश का। ठीक है ना, इतना तो क्लियर हो गया। अब आइए थोड़ा सा हम कंबोडिया के बारे में समझते हैं। देखिए, कंबोडिया का जो अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, इसका पुराना नाम कम्बोज था। कम्बोज, इसका पुराना नाम, कंबोडिया का पुराना नाम क्या था, कम्बोज। कंबोडिया का जो मतलब नया नाम पड़ा वो कंपूचिया पड़ा, कंपूचिया। ठीक है ना। तो कंबोडिया का कितना नाम, 3 गो नाम। पुराना नाम कम्बोज था, जो मिडिल में जो नाम था उसको कंबोडिया कहा गया, फिर बाद में कंपूचिया बन गया। इतना तो क्लियर ध्यान में रखिएगा। कंबोडिया और लाओस पर किसका आधिपत्य था, तो भारतीय का प्रभाव था, भारतीय परंपरा यानी संस्कृति का प्रभाव था। ठीक है। आपको कंबोडिया में 2-3 चीज़ याद रखना है। कंबोडिया में जो है ना, अंकोर वाट का मंदिर बहुत ही फेमस है। अंकोर वाट के मंदिर आप देखेंगे तो 4वीं शताब्दी में हुई। इसका शासक कम्बू स्वयंभू था। ठीक है ना, ये छोड़िए, कंबोडिया का स्थापना बता रहा है कि कंबोडिया का स्थापना 4वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है ना। और इसका संस्थापक कौन था, कम्बू स्वयंभू था। यानी कंबोडिया का संस्थापक कौन था, कम्बू स्वयंभू था, इसीलिए इसके नाम पर कम्बोज नाम पड़ा था। बात समझ आ गया। दूसरा, 12वीं शताब्दी यानी 1113 से 1145 ईस्वी में कंबोडिया में सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का विशाल एवं विश्वविख्यात विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। तो अब देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन बनेगा। कहेगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ था, तो कंबोडिया में था।
अंकोर वाट का मंदिर कौन निर्माण करवाया? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। कब? तो 1113 से 1145 के बीच में बना था। दूसरा, जो अंकोर वाट का मंदिर था वो किस भगवान का समर्पित था? तो विष्णु भगवान का। बिल्कुल बवाल तरीका से समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आइए आगे। कह रहा है वियतनाम समुद्री सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। वियतनाम में स्थापित फाइको बंदरगाह है। अब क्वेश्चन पूछेगा फाइको बंदरगाह का संबंध कहाँ से है? तो वियतनाम से है। ठीक है ना, इतना तो क्लियर हो गया। एग्जाम में कंबोडिया के बारे में बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, तो इसलिए दिमाग में आप जरूर रखिएगा कंबोडिया के बारे में। ठीक है ना, अब आगे देखिए, हम ज़्यादा नहीं आपको करेंगे, 15 से लगभग 15 से 16 मिनट का वीडियो आपको देंगे। ठीक है ना, इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, फिर अगला बार 15 से 20 मिनट के बीच का वीडियो लाएंगे। ठीक है ना, उतना ही में ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला आइए, कह रहे यूरोपीय व्यापारी कंपनियां वियतनाम में व्यापार करती थी। ये छोटी सी बात, इसको क्लियर हटाइए। ठीक है ना, मेन आपको किसके बारे में पढ़ना है? मेन आपको पढ़ना है बात फ्रांस के बारे में। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है, कहेगा क्या वियतनाम में हिंद चीन में सबसे पहले आने वाले व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन में पहले यूरोपीय कंपनी कौन थी? पुर्तगाल थी। ठीक है ना, 1510 ईस्वी में मलाक्का के केंद्र बनाकर हिंद चीन से व्यापार आरंभ किया था। ठीक है ना, आप ध्यान में रखिएगा, हिंद चीन में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाल, भारत में भी प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाल। तो पुर्तगाल सभी जगह आगे रहते थे। ठीक है ना, ये सब जगह आगे जाते थे, मजा ले लेते थे, फिर वहां से भाग जाते थे। ठीक है ना, अब आइए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि हिंद चीन में प्रवेश करने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी, तब पुर्तगाली। ठीक है ना, ये दिमाग में रखिएगा। अगला समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोग ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट जो है, ये सारी चीज़ को हम लोग छोड़ेंगे, मेन पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है ना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, कह रहा है क्या, यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या कि वियतनाम में रबर चावल का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता था। 1931 तक वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल का निर्यातक था। अब 1931 ईस्वी तक वियतनाम पूरे विश्व में तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा चावल विश्व में भेजता था। निर्यात करना मतलब भेजना। ठीक है ना, तो विश्व में तीसरा नंबर सबसे ज़्यादा निर्यातक था, यानी उत्पादन यहाँ अच्छा होता था। ठीक है ना, 1910 ईस्वी में वियतनाम को कंबोडिया की राजधानी नोम पेन होते हुए थाईलैंड से रेलवे के द्वारा जोड़ा गया था, जिससे वाणिज्य व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुआ। यानी कथी कह रहा है, वियतनाम को कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है, यानी कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेन है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि 1910 ईस्वी में वियतनाम को रेलवे मतलब कंबोडिया से जो है ना, वियतनाम को कंबोडिया से कब जोड़ा गया? 1910 ईस्वी में। थाईलैंड, यानी यहाँ पर थाईलैंड होते हुए, कहने का मतलब थाईलैंड जो है वर्तमान समय में, थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, जो मैक्सिमम लोग जिनका नया नया शादी हुआ रहता है वो जाते हैं वहाँ पर मौज करने। ठीक है ना भाई साहब, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पहले थाईलैंड का पुराना नाम श्याम था। ठीक है ना, श्याम से थाईलैंड बन गया। ठीक है, ये तो थोड़ा थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर रखेगा, नहीं तो बवाल मचाएगा तुम। ठीक है, तो ये क्लियर रखना। दूसरा समझो, क्या कह रहा है कि 1925 ईस्वी में वियतनाम की जो आबादी थी ना, वो मात्र 1.25 करोड़, यानी मात्र 1.25 करोड़ जनसंख्या था। जो अब वर्तमान समय में अगर हम कहेंगे 1.25 करोड़ जनसंख्या, यानी इसका मतलब समझिए कि अपना आज के समय में पटना का जो राजधानी मतलब बिहार का राजधानी पटना है भाई साहब, लगभग उसका इतना जनसंख्या है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा ही जनसंख्या है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तो पूरे वियतनाम का जो आबादी था, जनसंख्या था, मात्र 1.25 करोड़ था। ठीक है, किंतु स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों की संख्या मात्र 400 था। अब सोचिए 1 करोड़ मैंने 1.25 करोड़ लोग था, उनमें से मात्र पढ़े कितना गोड़ा जाता था? 400 लोग थे। इतना सोचिए कितना तेज तरह का लोग था, मतलब पढ़ाई के प्रति ये सब का बात समझे कि नहीं, थोड़ा सा भी जागरूकता नहीं था। ठीक है ना, तो इसलिए जब जहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे तो समझ जाओ कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा मूर्ख बनाया जा सकता है। ठीक है ना, ज़्यादा उनको लूटा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है अभी के समय में अच्छा खासा पढ़ लो, नहीं तो जितना समय एडवांस होते जाएगा ना, तो मूर्ख बनाने का तरीका, लोगों को लूटने का तरीका एडवांस होते चला जाएगा। और जब तुम पढ़े नहीं रहोगे भाई, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं होगा, आधुनिक जमाने का तरीका का, तुम्हें टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होगा, तो तुमको कोई भी आएगा मूर्ख बना के, गधा बना के लूट के चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा तुमको। ठीक है ना, अब पहले जैसा थोड़ी ही है भाई कि तुम्हारे घर में आएगा कोई चोरी करके जाएगा, अब वैसा बात नहीं रहा। अब नया नया टेक्नोलॉजी हो चुका है, बस तुमसे 2-4 मिनट बात करेगा, तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली कर देगा, बात समझे कि नहीं, रोड पर ला देगा। तो पहले वैसा बात नहीं था कि अब तुम्हारे घर में आएगा, ताला तोड़ेगा, तब तुम्हारा घर मतलब कि तब चोरी करके ले जाएगा। ठीक है ना, अब जमाना काफ़ी एडवांस हो चुका है, इसीलिए मतलब कि ज्ञानवान बनो, सतर्क बनो, जागरूक बनो। ठीक है ना,
तभी तुम कम एक कंटेम्प्रेरी जो होता है ना लाइफ में, तुम एक सक्सेस एक तरह से तुम अच्छे तरह से लाइफ को जो है मेंटेन करके रख पाओगे। अब देखो ये जो पॉइंट अभी तुमको बताने जा रहे हैं ये एकदम बवाल पॉइंट है। 1907 ईस्वी में तोंकिन फ्री स्कूल पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से खोला गया था। ये कहाँ खोला गया था? वियतनाम में खोला गया था। तो तोंकिन फ्री स्कूल कहाँ खोला गया था? वियतनाम में। क्यों खोला गया था? पश्चिमी शिक्षा यानी जो फ्रेंच जो शासक थे ना, फ्रांसीसी थे ना, उन्होंने तोंकिन फ्री स्कूल, यहाँ फ्री आप देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि फ्री स्कूल था, यहाँ पैसा लिया जाता था पढ़ने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर पढ़ाई क्या होता था? तो यहाँ पर जो पश्चिमी शिक्षा थी, पश्चिमी शिक्षा मतलब जो यूरोपियन शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी का नॉलेज दिया जाता था, वो लोग अपने धर्म के बारे में बताते थे। जो वियतनामी होते थे उनको बताया जाता था ये जो है आदिवासी टाइप है, इनके पास नॉलेज, ये जो है जानवर की तरह मतलब जीवन व्यतीत करते हैं, तुम ईसाई धर्म को अपनाओ, ईसाई धर्म को समझो, ठीक है ना। वो अपने आप को सुपीरियर बताते, अपने आप को ऊपर बताते थे। बात समझे कि नहीं? आई जो जितने भी वियतनामी लोग थे उनको एकदम से जानवर की तरह मतलब कि बताते थे कि ये जानवर की तरह अपना जीवन व्यतीत, काफ़ी पिछड़ा हुआ है ये लोग है, ठीक है ना। तो बाद में इसका विरोध भी होने लग गया क्योंकि वहाँ के जो दार्शनिक लोग थे, पढ़े लिखे लोग, कुछ होशियार व्यक्ति थे, उन लोगों ने क्या किया? इसका विरोध करना शुरू किया कि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता पर क्या हो रहा है, इसका बुरा प्रभाव चल रहा है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा एकदम दिमाग में रखिएगा। करे क्या? पाश्चात्य शिक्षा के विरोध में पहली बार साइगोन, साइगोन का मतलब दक्षिण वियतनाम का राजधानी साइगोन था, उत्तरी वियतनाम का राजधानी अलग था, बात समझे कि नहीं, ठीक है ना। लेकिन दक्षिण वियतनाम का राजधानी साइगोन था, ठीक है ना। उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम अलग अलग था, ठीक है ना। तो साइगोन में एक स्कूल था, नेटिव गर्ल हाई स्कूल, ठीक है ना। 1926 ईस्वी में पहली बार जो है ना इस पश्चिमी शिक्षा के विरोध में आंदोलन किया गया था, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल दिमाग में रखना, बात समझ जाना। दूसरा एक और बात याद रखना, यहाँ पर स्कॉलर रिवोल्ट हुआ था। स्कॉलर रिवोल्ट कहाँ हुआ था? यहाँ पर वियतनाम में हुआ था, ईसाई धर्म के विरोध में हुआ था, 1868 ईस्वी में हुआ था। स्कॉलर रिवोल्ट कब हुआ था? 1868 ईस्वी में वियतनाम में हुआ था, ईसाई धर्म के विरोध में हुआ था। इतना बात क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब एक दो पॉइंट और बताएंगे और आज के लिए इतना ही रहने देंगे, ठीक है ना। अब देखो, एक अनामी दल के बारे में एग्जाम में तुम्हें पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछता है। कहेगा अनामी दल का गठन कौन किया था? जोंगुएन आई ने अनामी दल का गठन किया था। और ये जो उग्रपंथी विचारधारा से, मतलब जो थे ना इसमें जो भी लोग शामिल थे वो सभी लोग जो थे ना उग्रपंथी विचारधारा। उग्रपंथी विचारधारा का मतलब सिंपल होता है, वो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आंदोलन करना चाहता है मारपीट में, ठीक है ना, मतलब हिंसात्मक विचारधारा वाला लोगों को कहा गया उग्रपंथी, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग चाहते थे कि अंग्रेजों को भगाना है, ठीक है ना, तो पहले इनको लतिया के भगाना होगा, इनको आराम से नहीं, ये मतलब नहीं होता, बात के देवता नहीं है, ये लात के देवता है, इनको लात से मारेंगे तभी समझेंगे, ठीक है ना, इनको बात से मनाएंगे तो हम लोग नहीं समझने वाले। तो वैसे लोग जो हिंसात्मक प्रवृत्ति को अपनाते हैं बार बार किसी चीज़ को मनवाने के लिए, काम को करने के लिए, उनको उग्रपंथी विचारधारा कहा जाता था, ठीक है ना। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है ना। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कहेगा अनामी दल का गठन जोंगवेन आई ने किया था। अब देखिए एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हुआ आंदोलन। हुआ कहीं पे हुआ हाउ आंदोलन आता है। देखिए हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में धार्मिक आंदोलन था, ठीक है ना। ये फ्रांसीसियों के विरोध में चलाया गया था, ठीक है ना। इसका केंद्र मेकोंग डेल्टा था, ठीक है ना। इसका केंद्र कहाँ था? मेकोंग डेल्टा था, वियतनाम में, ठीक है ना। तथा इसका मुख्य नेता हुइन फू सो था। कहेगा क्या? हुआ आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? तो हुइन फू सो। हुआ आंदोलन का कब शुरुआत हुआ? 1939 ईस्वी में। यह कैसा आंदोलन था? तो धार्मिक आंदोलन था, धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। किसके विरुद्ध में चलाया गया था? तो फ्रांसीसियों के विरुद्ध में चलाया गया था। बिल्कुल इतना तक क्लियर हो गया कि नहीं? बवाल तरीका से एकदम। अब समझो, अब हुइन फू सो के बारे में समझो कौन थे। देखो हुइन फू सो एक समाज सुधारक था जो जादू टोना में विश्वास रखता था। वह लोगों को फिजूल खर्ची, शराबखोरी, बालिका वधुओं की बिक्री पर रोक लगाए। देखो एक तरह से कहें तो समाज सुधारक का काम क्या होता था? जो समाज में गलत प्रवृत्ति के कार्य हो रहे हैं, समाज में जो ऐसे कार्य हो रहे हैं जो समाज के लिए बहुत खतरनाक है, उस पर रोक लगाते हैं, लोगों को समझाते हैं, ठीक है ना। तो हुइन फू सो उसी तरह का आदमी था, समाज सुधारक था। वो लोगों को जो फिजूल खर्ची करते थे, ज़्यादा फालतू का खर्चा करते थे, शराब पीते थे, इस सब में जो फालतू का पैसा बर्बाद करते थे, उस सब के लिए जो है ना लोगों को समझाता था। कौन? हुइन फू सो, ठीक है ना। अब फ्रांसीसी सरकार ने इसके प्रभाव को कम करने के लिए पागल घोषित कर दिया था। अब फ्रांसीसी सरकार सोचा क्या कि देखो जिस समाज में लोग अनपढ़ होंगे, जिस समाज में लोग ज़्यादा दारू पीने वाले होंगे, उसको गाधा बनाना, मूर्ख बनाना ज़्यादा आसान है।
तो ये तो सब लोग को सुधारता था, इसीलिए फ्रांसीसी समझ गया बाप रे तो हमारा खिलाफ में जो है भाई साहब सबको होशियार कर देगा, जागरूक कर देगा, तो फिर हमारा दुकान बंद हो जाएगा यहाँ पर। इसीलिए इसको पागल घोषित कर दिया, कौन? फ्रांसीसी सरकार, ठीक है ना। इसको क्या कर दिया? जेल में बंद करवा दिया। कितना दिन के बाद जो है ना इसको वियतनाम से बाहर निकाल करके लाओस भेज दिया गया, और वहाँ पर इसको जो है ना डॉक्टर के द्वारा बाद में इसको अच्छा घोषित कर दिया कि नहीं ये पागल नहीं है। बात समझ आएगी नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं ना, यही तक रहने देते हैं। अगला बार फान बोईचाउ के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे ढंग से। आई होप कि आपको जो है ना ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा, मज़ा आया होगा आपको, ठीक है ना। तो आई होप कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए, और भाई साहब जो तुम्हारा दोस्त वगैरह है शेयर कर दो, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो है चैप्टर का बिल्कुल हम लोग इतिश्री करेंगे, ठीक है ना, और फिर ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे एकदम बवाल मचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।